तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव। इंग्लिश में इसको नाम दिया गया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। अब ये है क्या? तो मान लीजिए कार्बन की एक श्रृंखला में, मैं हाइड्रोजन इसमें नहीं दर्शा रहा हूं, हाइड्रोजन सब जुड़े होंगे। एक सिरे पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो बंध के इलेक्ट्रॉन को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे में इस आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव नियमानुसार इन दोनों के बीच ही रहना चाहिए, पर कार्बनिक श्रृंखला में ऐसा नहीं होता। होता यह है कि इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव श्रृंखला में आगे तक संचरित हो जाता है। इसी प्रभाव को नाम देते हैं हम प्रेरणिक प्रभाव। फिर से ध्यान दीजिए कि कार्बन की श्रृंखला में किसी सिरे या एंड पे यदि एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो, मान लो एक्स इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो एक्स पे थोड़ा सा ऋणावेश और कार्बन पे थोड़ा धनावेश, इस तरह का बंध ध्रुवीय बंध कहलाता है। तो कार्बन की श्रृंखला में यदि किसी सिरे पर कोई ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन विस्थापन पूरी श्रृंखला के सिग्मा बंधों में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक दिशा में, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में आकर्षित होने लगते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं आंशिक रूप से। इस घटना को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए एक्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है बंध के, तो बंध का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्स के नजदीक आ जाएगा और कार्बन से दूर हो जाएगा। इस कारण एक्स पर थोड़ा ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर थोड़ा धनावेश। ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा हो गए और धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया कार्बन के पास। तो कार्बन क्या करता है, अपने बगल वाले कार्बन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2 पर भी धनावेश आ जाएगा, लेकिन इस धनावेश की मात्रा पहले वाले से कम होती है। कार्बन 2 अपने और कार्बन 3 के बीच के आकर्षित करेगा, इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। इस तरीके से यह संचरण पूरी श्रृंखला में जाता है, किंतु 3 कार्बन के बाद इसका प्रभाव इतना कम हो जाता है कि हम इसको नगण्य मान सकते हैं। ठीक है। तो ये घटना हमारी है प्रेरणिक प्रभाव। अब जैसा कि मैंने बताया कि X दो तरह का समूह हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला भी या इलेक्ट्रॉन को अपने से प्रतिकर्षित करने वाला भी। इस आधार पर पहले तो प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, पहली चीज, प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। अपनी जगह से थोड़ा सा सरक जाना, आंशिक। दूसरा, ये एक स्थायी प्रभाव है। ये कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, क्योंकि X हमारे अणु का हिस्सा है। अब इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। जब श्रृंखला से जुड़ा हुआ समूह अपने इलेक्ट्रॉन मुख्य कार्बन की श्रृंखला की ओर दे रहा है, जिससे समूह पर धनावेश आ जाएगा और कार्बन की श्रृंखला पे ऋणावेश का संचरण होगा, तो ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या सरल शब्दों में कहें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव कहलाता है। प्रतिकर्षी, या अंग्रेजी में इंडक्टिव के हिसाब से देखें तो प्लस आई प्रभाव।
अब ये कौन कौन से समूह दर्शाते हैं? जब X की जगह पे X की जगह पे R ग्रुप हो। R का मतलब, किसी का माइक ऑन है बेटा, वो बंद कर लेंगे अभी। CH3, C2H5, NH3 आदि, इस तरह के अगर ग्रुप हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। दूसरा है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव में ये, जैसे हमारा समूह X जो है, ये कार्बन की मुख्य श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे समूह पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। तो ये कहलाता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसी को इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव या -I प्रभाव भी कहते हैं। इसमें X के उदाहरण में आएगा आपका नाइट्रो समूह, साइनाइड समूह, सारे हैलोजन आ जाएंगे, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, CHO समूह आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह आ जाएगा आदि। तो प्रेरणिक प्रभाव क्लियर है? प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है कार्बन की मुख्य श्रृंखला में जब कोई ऐसा समूह जुड़ा होता है जिसकी वजह से CX बंध ध्रुवित हो जाए, तब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अब बारी आती है कि प्रेरणिक प्रभाव का असर क्या पड़ता है। केवल प्रेरणिक प्रभाव इतना है। अब इसके बाद ये प्रभाव यौगिक के गुणों पर क्या असर डालता है, ये देखना है। तो पहले हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता, ठीक है। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता पे क्या असर होता है, ये हम समझते हैं। तो मैं एल्किल हैलाइड नॉर्मल बना रहा हूं। सबसे पहले देखिए CH3 Cl, आप Cl की जगह Br कुछ भी रख सकते हैं, अभी हम Cl रख रहे हैं। क्रियाशीलता का मतलब है क्लोरीन का निकलना, क्लोरीन का बाहर निकलना, क्योंकि क्लोरीन जितनी आसानी से बाहर निकलेगा उतनी आसानी से कोई दूसरा समूह आके उसकी जगह पे जुड़ेगा, यही तो क्रिया है। तो क्लोरीन किस रूप में बाहर निकलता है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह है, -I समूह है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? Cl- के रूप में निकलेगा। तो Cl- के रूप में कहां से आसानी से निकलेगा? स्वाभाविक है, अगर कार्बन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दे कि भाई लेके जा, तो क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा। और अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं दे रहा है, तो क्लोरीन के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाना मुश्किल होगा। तो इसको समझते हैं। हमारे पास ये मेथिल क्लोराइड है। अब आप ले लो CH3C, यहां H, ये Cl।
आप इसकी जगह कोई और समूह भी लगा सकते हैं, C2H5 कार्बन की श्रृंखला R ग्रुप, ठीक है ना, आप कुछ भी यहां लगा सकते हैं। दूसरा है CH3C, एक और CH3 जोड़ देते हैं, फिर CH3C, CH3, CH3, CH। तो ये हमारा है मेथिल क्लोराइड, ये है हमारा एथिल क्लोराइड, ये है हमारा आइसोप्रोपिल या 2 क्लोरोप्रोपेन, इसी को आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी कहा जाता है। यह है हमारा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं, मेथिल क्लोराइड में कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो न तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं न प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके जुड़ने से कार्बन और क्लोरीन के बीच कोई असर नहीं पड़ने वाला। आते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देता है, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व या इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे में क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाना पहले से आसान हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है तो कार्बन उतना फर्क नहीं पड़ता, लेके जाना चाहे लेके जा सकता है। क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल या द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड में 2 मेथिल समूहों का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। 2 मेथिल समूह यहां इलेक्ट्रॉन निर्मोची या दाता होते हैं, जिसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर निकलना अधिक आसान हो जाता है। तृतीयक में 3 मेथिल समूह हैं, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लोरीन के लिए निकलना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए क्रियाशीलता क्रमशः क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इससे ज्यादा क्रियाशील होगा द्वितीयक और इससे ज्यादा क्रियाशील होगा तृतीयक। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से बता देता हूं कि एल्किल समूहों के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण केंद्रीय कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा या घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलना आसान हो जाता है। अतः एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरी बात, अम्लीय प्रबलता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता। अब आप देखो कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है, एक्चुअल में अम्लीय प्रबलता किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो आप नोटिस करें कि कार्बोक्सिलिक समूह में इस तरीके की संरचना होती है, COOH। और हम सब जानते हैं कि H+ दान करने वाला अम्ल होता है, प्रोटॉन दाता अम्ल होता है। यहां हाइड्रोजन सिर्फ एक है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन बेहद विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इसलिए OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, जिससे H पर धन
आंशिक धन और O पे आंशिक ऋण आ जाता है, यानी ये बंध ध्रुवीय हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण OH बंध प्रबलता से ध्रुवित रहता है और बंध का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आंशिक रूप से विस्थापित रहता है, जिससे हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलना क्या होता है, आसान होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन तभी जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। तो यहां साफ दिख रहा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हाइड्रोजन इसको दे देगा और H+ के रूप में बाहर निकल आएगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है। अब इस समूह में यहां पर जुड़ा हुआ कोई समूह अगर इस खिंचाव को, इस ध्रुवण को बढ़ा देता है तो अम्लीयता भी बढ़ जाएगी, और अगर इस ध्रुवण को घटा देता है तो अम्लीयता भी घट जाएगी। अब हमारा पहला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, HC+OOH। H कैसा परमाणु है, मैंने पहले ही कहा, न तो ये इलेक्ट्रॉन देता है न लेता है, न आकर्षित करता है न प्रतिकर्षित, तो इसके जुड़ने से इस बंध के ध्रुवण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आते हैं दूसरे अम्ल पे, और वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में मेथिल समूह +I प्रभाव उत्पन्न करता है। +I मतलब इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का है ये, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर धक्का देता है, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर धक्का देता है, जिससे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा विपरीत हो गई। ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कार्बन उसको पीछे से धक्का दे रहा है, तो खिंचाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन दाता या प्रतिकर्षी प्रभाव के कारण OH बंध का ध्रुवण घट जाता है, ध्रुवण में कमी आती है, और जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अच्छा खासा खिंचा हुआ था वो ऑक्सीजन से थोड़ा दूर होने लगता है। तो ऐसे में OH बंध का मजबूती बढ़ जाती है। OH बंध को अब हाइड्रोजन के लिए H+ के रूप में निकलना क्या होने लगता है, कठिन। तो इसलिए फॉर्मिक अम्ल जो है हमारा, ये प्रबल अम्ल है क्योंकि इसमें ध्रुवण पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि एसिटिक अम्ल उसकी तुलना में दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल में ध्रुवण में कमी आ रही है। फिर से समझ लें, फॉर्मिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी और न ही इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है, न तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है न प्रतिकर्षित करता है, इसलिए OH बंध के ध्रुवण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु एसिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या +I प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण OH बंध का ध्रुवण घट जाता है, ध्रुवण में कमी आती है, और बंध का जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन की ओर खिंचा हुआ था अब वो ऑक्सीजन से दूर और हाइड्रोजन की ओर जाने लगता है, जिससे बंध की मजबूती बढ़ जाती है, और बंध मजबूत हो जाएगा तो हाइड्रोजन के लिए बंध तोड़ के H+ के रूप में बाहर निकलना कठिन हो जाता है, इसलिए अम्लीय प्रबलता घट जाती है। इसी अम्लीय प्रबलता में हम आगे और कुछ देखेंगे। आगे हमारे पास है, इसी से आगे ClCH2 C डबल बॉन्ड OOH, इसको कहते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, यहां पर
क्लोरीन माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला है, जबकि मेथिलीन समूह प्लस आई इलेक्ट्रॉन दाता है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे मेथिल समूह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किधर दे रहा था, इधर, अब पूरा नहीं दे पाएगा। मतलब मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल में मेथिलीन समूह का प्लस आई प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव क्लोरीन के माइनस आई प्रभाव के कारण बहुत कम हो जाता है। मान लो यहां वो उसके देने की क्षमता 10 है, तो यहां इसके कारण इसकी क्षमता सिर्फ 2 रह जाती है। यानी ये माइनस आई समूह क्लोरीन जो है वो मेथिलीन समूह के इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे OH बंध के ध्रुवण में कमी तो आती है पर ज्यादा कमी नहीं आ पाती। इसलिए मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल की अम्लीयता एसिटिक अम्ल से ज्यादा लेकिन फॉर्मिक अम्ल से कम होती है। फिर से बता दूं, मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल में उपस्थित एक क्लोरीन परमाणु का माइनस आई प्रभाव मेथिलीन CH2 समूह के प्लस आई प्रभाव को बहुत हद तक संतुलित कर देता है, बहुत हद तक नष्ट कर देता है, कम कर देता है, जिससे OH बंध का ध्रुवण, OH बंध के ध्रुवण पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, OH बंध के ध्रुवण में उतनी अधिक कमी नहीं आती है। अतः मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से तो प्रबल है लेकिन फॉर्मिक अम्ल से क्या होगा? दुर्बल। तो मैं यहां HCOOH ऐसा लिख रहा हूं और ये प्रबल है किससे? CH3COOH से, एसिटिक अम्ल से। लेकिन अगर हम बात करें डाइक्लोरो की, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल में अब माइनस आई प्रभाव ज्यादा ताकतवर है, प्लस आई प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में माइनस आई प्रभाव जो है वो प्रभावशाली रहेगा और वो ध्रुवण में वृद्धि करता है, ध्रुवण में वृद्धि। तो डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल में 2 क्लोरीन के माइनस आई प्रभाव के कारण OH बंध के ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है, OH बंध का खिंचाव और बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन के लिए H+ के रूप में निकलना ज्यादा आसान हो जाएगा और इसकी अम्लीयता इन सब से ज्यादा होती है। फिर अगर हम बात करें ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल की, तो 3 क्लोरीन होने के कारण अम्लीय प्रबलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यहां। ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में 3 क्लोरीन परमाणुओं के प्रबल माइनस आई प्रभाव के कारण OH बंध का ध्रुवण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग आयनित हो जाता है और ऐसे में हाइड्रोजन के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को देकर निकलना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल अकार्बनिक अम्लों की भांति प्रबल होता है। यानी ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हो गया अम्लीय प्रबलता के बारे में। अब आते हैं क्षारीय प्रबलता के बारे में बात करते हैं। अम्लीय प्रबलता दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभाव क्षारीय प्रबलता। क्षारीयता पर प्रभाव। क्षारीयता किसकी? एमीन की क्षारीयता। एमीन ये बनता है अमोनिया से। लुईस के अनुसार और ब्रॉन्स्टेड लॉरी दोनों को ही अगर हम मिलाएं तो लुईस कहते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन
युग्म इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर सकता है वो क्षार है। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है H+ वो क्षार है। दोनों का एक ही मतलब है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को H को देता है, H+ को, और उसको पकड़ लेता है, इसकी सहायता से बंध बनाता है। कुल मिला के ये मतलब है। तो अमोनिया में जैसे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एल्किल एमीन के नाइट्रोजन के पास भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो अमोनिया की भांति एल्किल एमीन के नाइट्रोजन पर भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अब ये R यानी CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हो। ये R समूह हम जानते हैं कि क्या होता है, +I होता है। हर जगह देखो ये +I है R समूह, ये देखो एसिटिक अम्ल में +I था। तो ये R समूह यानी एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर देता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनापन, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये आसानी से प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करके उसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, उसके साथ बंध बना सकता है, अतः क्षारीयता प्रदर्शित करता है। फिर से बता दूं, अमोनिया में अमोनिया की भांति एल्किल समूह के या एल्किल अमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिसे दान करके ये क्षारीयता प्रदर्शित कर सकता है। पॉइंट 1 खत्म करो। एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या इलेक्ट्रॉन निर्मोची प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इसके लिए इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर H+ को ग्रहण करना आसान हो जाता है, अतः इसकी क्षारीयता अमोनिया से ज्यादा होती है। अगर 2 R समूह जुड़े हों, द्वितीयक एमीन के बारे में बात करें तो यहां क्या होगा, 2 R समूह के +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए क्षारीयता भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह हैं, इनके धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए नियमानुसार तृतीयक एमीन की क्षारीयता भी द्वितीयक से ज्यादा हो जानी चाहिए। यह आपका प्रेरणिक प्रभाव के बेस पे है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हाइड्रोजन बंध है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब प्रेरणिक प्रभाव आपका कंप्लीट होता है। प्रेरणिक प्रभाव के बाद आपको दूसरा प्रभाव क्या पढ़ना है। एक्चुअल में आपकी बुक में बहुत सारी चीजें नहीं है, पर मैं छोटा छोटा, चूंकि मैंने बोला था आपको कि मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रेरणिक प्रभाव में इतनी सारी चीजें हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इतना सारा थोड़े लिखेंगे परीक्षा में, बिल्कुल नहीं लिखना है। प्रेरणिक प्रभाव के किसी एक प्रभाव का आपको प्रश्न आ सकता है। एमीनो की क्षारीयता के क्रम को समझाइए, एक क्वेश्चन हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल में फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है और क्यों है, वो समझाइए, वो दे सकता है। क्लोरोएसिटिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता को समझाइए, ये बता सकते हैं आप। या खाली टिप्पणी आ सकता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इसको समझाइए। तो प्रेरणिक प्रभाव वाले हिस्से को अच्छी तरह समझा देना है, उसके प्रभावों को आपको एक एक लाइन करके लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसके प्रकार तक बताने हैं केवल। चलिए आते हैं अगली चीज पे। अगला प्रभाव अस्थायी प्रभाव है, इसको हम कहते हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इंग्लिश में भी यही नाम है। इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इंडक्टोमेरिक प्रभाव क्या है, अस्थायी है। ये अभिकर्मक की उपस्थिति में दिखाई देता है और अभिकर्मक के चले जाने के बाद ये प्रभाव समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास मेथिल क्लोराइड है,
मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, आप यहां R लिख सकते हो। आपको पता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये माइनस आई प्रभाव है। और मान लो इस समय क्लोरीन का आकर्षण बल 10 इकाई है। क्लोरीन 10 इकाई की ताकत से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है, यानी ध्रुवण 10 इकाई है। तो ठीक है, ये फिक्स मान है। लेकिन मान लो यहां पर एक समूह आता है OH माइनस, और ये OH माइनस आके इस R के साथ बंध बनाने का प्रयास करता है, बना नहीं रहा है, बनाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में क्या होगा, क्लोरीन का आकर्षण बल बढ़ जाएगा, वो 10 से 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पहले से उपस्थित समूह के प्रेरणिक प्रभाव के मान में वृद्धि हो जाती है। इस गुण को नाम दिया गया इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इस इंडक्टोमेरिक प्रभाव में भी दो बातें ध्यान रखनी है कि यहां पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन है, अभी ठीक। हाँ तो बेटा ये क्या है, फिर वही नेटवर्क कल वाली दिक्कत, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को है ना, यहां से पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा, ये एक अस्थाई प्रभाव है। इसको इस तरीके से समझेंगे, एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। किसी का माइक ऑन है बेटा, पीछे से आप लोगों की बात आ रही है। क्या लिखा हुआ है, सैमसंग क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है, इधर ध्यान दें। मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा है। अब आप लगे हुए हैं, अरे यार पैसे वापस कर दे, अरे यार पैसे वापस कर दे, यानी आप पैसा आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रोज जाते हैं, बोलता है अच्छा ऐसा है यार, कल व्यवस्था हो जाएगी तो ले जाना, कल जाते हैं बोलता है नहीं हो पाई, फिर आ जाना। आप घूम रहे हैं, लेकिन आपको पक्का पता चलता है कि ये व्यक्ति को कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। तो अब क्या होगा, अब आप उससे ये कहेंगे, संदीप माइक बंद कर लो बेटा। अब आप उससे जाके कहेंगे कि तेरे को इधर से पैसा मिल रहा है, मेरे को पैसे दे, यानी आपके आकर्षण पैसे को वापस लेने की ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर आपके सामने देने वाले ने उसको दे दिया, तब तो आप उससे पैसे ले लेंगे, पर सामने वाला जो उसको देने वाला है वो आया, आप बाहरी खुश हो गए कि वाह ये पैसा देगा और मेरे को भी मिल जाएगा। लेकिन सामने वाले ने उसको पैसे देने से कहा नहीं भाई मैं तो अभी नहीं दे पाऊंगा, बाद में दूंगा, तो क्या होगा, फिर से वही स्थिति, अगले दिन आप आओगे, दे भाई पैसे, नहीं दे रहा। तो ये क्या है, टेम्परेरी प्रभाव है। तो जैसे ही ये OH आयन इस R के पास आया, क्लोरीन को लगा कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए उसने बंध के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये OH को हटा लिया जाए तो इसका आकर्षण बल फिर से किस पे आ जाएगा, पुराने मान पे आ जाता है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पहले से उपस्थित समूह के प्रेरणिक प्रभाव के मान का बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इस प्रभाव में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है और ये एक अस्थायी प्रभाव है। अब मैं दूसरा प्रभाव बता रहा हूं आपको, वो भी अस्थायी, और आज का टॉपिक खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, या इसी को ई प्रभाव भी कहते हैं। मान लीजिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ऐसा। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड होता है पाई। आप सबको पता है कि सिग्मा बंध ज्यादा मजबूत होता है और पाई बंध दुर्बल होता है। अब एक X माइनस वाला समूह इस कार्बन के नजदीक आता है, मैं इसको कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 मान लेता हूं। अभी बंध नहीं बन रहा है, सिर्फ X समूह इसके नजदीक आया जिसके ऊपर माइनस प्रभाव है।
तो कार्बन कोशिश करेगा कि इससे बंध बना ले। एक्स पर माइनस है तो बंध बनाने के लिए कार्बन 1 पे धन आवेश होना चाहिए। तो ये क्या करता है, पाई बंध को पूरा का पूरा किसकी ओर दे देता है, कार्बन 2 की ओर दे देता है। ये पाई बंध पूरा उठ के किधर आ जाएगा, कार्बन 2 पे। कार्बन 2 हो जाता है ऋणावेशित, कार्बन 1 हो जाता है धनावेशित। अभी एक्स यहीं पे है, बंध बना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने देखा आक्रमणकारी अभिकर्मक को बंध बनाने की सुविधा देने के लिए बहुबंधी परमाणु में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु की ओर पूरी तरह से विस्थापित हो जाना, पूरी तरह से यह बंध इसके ऊपर चला गया, यह कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अगर ये एक्स बाहर चला जाए, दूर चला जाए, नहीं बंध बनाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाएगा और फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक अस्थायी प्रभाव है। फिर से बता दूं, आक्रमणकारी अभिकर्मक को बंध बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए बहुबंध से जुड़े परमाणुओं में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु की ओर पूर्णतः स्थानांतरित हो जाना, पूर्णतः विस्थापित हो जाना, यह कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो यहां आप नोटिस करें कि पहली बात तो ये कि यहां पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन हो रहा है, और दूसरा ये एक अस्थायी प्रभाव है। इस प्रभाव के 3 प्रकार हैं। पहला धन ई प्रभाव, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। यह तब उत्पन्न होता है जब द्विबंध से जुड़ा हुआ दूसरा परमाणु कार्बन नहीं होता, कोई और होता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर देता है, कार्बन की ओर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव मुख्य कार्बन की ओर होता है। जैसे C डबल बॉन्ड C, मान लो ये CH डबल बॉन्ड CH है, और इससे इस तरफ जुड़ा हुआ है हमारा CH2CHCl। अभी डबल बॉन्ड यही है। अगर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे तो बंध का इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इधर, ठीक है। तो आप नोटिस करें कि इलेक्ट्रॉन का बहाव कार्बन की मुख्य श्रृंखला की ओर हो रहा है, कार्बन को फायदा हो रहा है, तो ये कहलाता है प्लस ई प्रभाव। दूसरा है माइनस ई प्रभाव। अगर आप कार्बोनिल समूह देखें C डबल बॉन्ड O, जब भी बंध शिफ्ट होगा वो किसकी ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की ओर। इलेक्ट्रॉन का बहाव कार्बन से दूर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से दूर जाता है तो माइनस ई प्रभाव। और तीसरा प्रभाव होता है चिन्ह रहित या खाली ई प्रभाव। खाली ई प्रभाव तब आता है जब आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि बंध का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। भाई इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड कार्बन है। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन, बंध का इलेक्ट्रॉन किस ओर शिफ्ट होगा, तो वो चिन्ह रहित ई प्रभाव होगा। आपने पढ़ लिया 3 प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव पूरा पढ़ा, प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार पढ़े, प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव पढ़ लिया, उसके बाद इंडक्टोमेरिक प्रभाव पढ़ा, अस्थायी प्रभाव, फिर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ा और उसका प्रकार।